गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आप सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे हैं वो हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी की आज हम क्लास ले रहे हैं, तो सभी बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नीलकंठ और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। कल हमने पाठ में पढ़ा था कि महादेवी वर्मा है, उन्हें पशु से, पक्षियों से बहुत ही प्रेम है और वह उन्हें अपने साथ रखती है। जब एक बार महादेवी वर्मा है वो रेलवे स्टेशन पर किसी अपने अतिथि को छोड़ने जाती है, तब वह स्वभाववश जहाँ से रोज वह पक्षियों को खरीदती है उस दुकान पे चली जाती है। तो वो दुकानदार है उन्हें महादेवी वर्मा को दो पक्षी शावक देता है, एक मोर और मोरनी, जो किसी तीतर के समान लगते हैं और पिंजरे में ऐसे लगते हैं जैसे कोई चित्र को अंकित कर दिया गया हो। महादेवी वर्मा उन्हें खरीदकर घर पे ले आती हैं और उन्हें एक जहाँ पर उनका कमरा है, जहाँ पर वो लेखन का कार्य करती है, वहाँ पर उनको वह छोड़ देती है और उनका जो खाने पीने का प्रबंध करती है और जो उनकी चित्रा नाम की जो बिल्ली है वो उनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसके लिए वह अपने कमरे का दरवाजा है वो बंद रखती हैं। थोड़े पक्षी शावक जब बड़े हो जाते हैं तो लेखिका महादेवी वर्मा उन्हें जिन्हें यहाँ पर सारे जो पक्षी है उनको वो रखती है, वहीं पर भी जाली घर होता है उसके बड़े घर में पहुंचाया जाता है, क्योंकि उनका कमरा है एक चिड़िया खाने के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो वह उन पक्षी शावकों को चिड़िया खाने के चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा देती है, जो उनके जीव जंतुओं का सामान्य निवास रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 110 का सेकंड पैराग्राफ। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका महादेवी वर्मा है वो हमें बता रही है कि जब दोनों नवागंतुक है वो जब वहाँ पर आए तो उन्होंने उनके जो पहले से रहने वाले पक्षी थे उनमें वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा एक नववधू के परिवार में आने पर स्वाभाविक है। जैसे एक नववधू है, किसी लड़के की शादी हो और उसकी जो बहू है उसकी या किसी पिता के पुत्र वधू है, वो जब परिवार में आती है, पहले दिन आती है, तो उसका स्वागत हम नववधू का स्वागत जिस प्रकार करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं और सभी प्रकार से सभी अतिथि प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही जो चिड़ियाघर में, जो जाली घर में जो रहने वाले अन्य जो जीव जंतु थे, उन्होंने उन दोनों जो पक्षी शावकों का वैसा ही स्वागत किया। जो वहाँ कबूतर था जिसका नाम था लक्का कबूतर, उसने नाचना छोड़ दिया और वह दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर चारों गुटरगु की रागनी है वो अलापने लगे। इतने यानी उन जो पक्षी शावक थे उनको देखकर वह जो लक्का कबूतर थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों के चारों ओर घूमकर गुटरगु की रागनी है वो अलापने लगे थे। और बड़े जो खरगोश है
वो सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो बड़े खरगोश थे वो जैसे सभासद होते हैं वो एकदम क्रम में बैठ के हैं, वैसे ही वो क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, यानी इनको बहुत ही ध्यान से देखने लगे, उनका निरीक्षण करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। जो ऊन के जैसे यानी छोटे छोटे जो खरगोश थे वो उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, चारों ओर बैठ गए और उछल कूद मचाने लगे। और तोते थे वो ऐसे लग रहे थे मानो देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए, उनको भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन लेखिका को ऐसे लगा जैसे उनके चिड़ियाघर में भूचाल आ गया है। तो लेखिका ऐसे हमें इस जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसके माध्यम से हमें ये बता रही है कि उनके जो जाले घर में जो जीव जंतु रहते थे उन्होंने जो दो नए मेहमान थे उनका स्वागत किस प्रकार से किया ये वो हमें बता रहे हैं। तो हम नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है, यहाँ से लेके चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे कि जब दोनों जो नवागंतुक जो नए मेहमान थे वो जब आए तो उनका स्वागत है वो किस प्रकार हुआ। तो नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है, यहाँ से लेके मानो भूचाल आ गया, यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। धीरे धीरे जो दोनों मोर के बच्चे थे जो महादेवी वर्मा है जिसे खरीद कर लाई थी वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनका जो कायाकल्प है यानी उनका जो रूप परिवर्तन है वैसा ही क्रमशः रंगमय था जैसे मोर का होता है, जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे इल्ली होती है वो तितली बनती है, तितली कितनी सुंदर होती है, कितनी सुंदर दिखती है, लगती है, वैसे ही जो मोर और मोरनी थे उनका क्या था, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनका कायाकल्प होने लगा यानी वो सुंदर दिखने लगे। आप देखते हो ना कि मोर सुंदर दिखता है, मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं, उसका शरीर नीला होता है। तो वैसे ही जो मोर के जब बड़े होने लगे तो वो बड़े ही सुंदर दिखने लगे। मोर के सिर की कलंगी और संघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रिनी की नीलाभ धूती झलकने लगी, लंबी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सलेक आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। लेखिका बता रही है कि जिस प्रकार से मोर है वो बड़े होते हैं और जैसे जैसे मोर है छोटे रहते हैं पहले, फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनका जो विकास होता है वैसे इन दोनों पक्षी शावकों का हुआ। जो मोर और मोरनी थे, मोर के सिर की जो कलंगी थी वो और सघन हो गई और ऊंची और चमकीली हो गई। आप देखते हो ना मोर के सिर पर कलंगरी रहती है और उसकी जो चोंच है वो अधिक बैंकी और पैनी हो गई, चोंच भी रहती है ना मोर के तो वो पैनी हो गई थी, और आंखों में इंद्रिनी की नीलाभ धूती झलकने लगी थी, गोल जो आंखें थी उसमें ऐसा लगने लगा जैसे कि नीली आंखें हो उनकी, और लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी, और मोर की गर्दन है वो लंबी होती है, आप देखते हो ना, तो उसकी कैसी होती है वो गर्दन, नीली होती है, नील हरित ग्रीवा की नीली और हरित यानी हरा रंग लिए होती है, और ऐसे लगना धूप छाई
तरंगे उठने लगी तो वो जो उनकी गर्दन है वो कभी नीचे, वो दाना चुगती है तब कभी नीचे होती है, पानी पीती नीचे तो कभी ऊपर होता है, मोर चलता है तब भी उसकी गर्दन ऊपर नीचे होती है। तो इस प्रकार से जो मोर का सौंदर्य था वह बहुत आकर्षक हो गया था, और उसकी जो पूंछ थी वह भी लंबी हो गई थी, और जो रंग रहित पैरों में गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और जो मोर के पैर होते हैं वो रंग रहित होते हैं, यानी उन पर कोई रंग नहीं होता। वैसे ही गर्वीली गति यानी घमंड से भरी हुई इठलाता हुआ मोर जब चलता तो वो उसको और अच्छे उसकी गरिमा को और चांद चांद लगा देता। उसका ऊंची गर्दन कर देखना, मोर होता है वो कोई भी जब आवाज़ सुनता है या उसे खतरे का आभास होता है तो वो अपनी गर्दन को ऊंची करके देखता है। आप देखते हो चलते हो जब भी गर्दन उसकी मोर की गर्दन है वो ऊंची नीची होती है, तो वो ऐसे कह रहे हैं लेखिका कि जब वह ऊंची अपनी गर्दन को ऊंची करके देखता था और विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, फिर अपनी गर्दन को एक विशेष प्रकार से नीची करके जब वह दाना चुगता था और पानी पीता था और टेढ़ी कर अपनी गर्दन को टेढ़ी कर जब वह शब्द सुनता था तो उसकी जो क्रियाओं में जो सुकुमारता थी उसका अनुभव है, लेखिका कह रही है, देखकर ही किया जा सकता था, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी कि जो मोर था, जो उसका शब्द का सुनना, उसकी गर्दन को नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, उसमें जो उसको देखने की, खाना खाने की, पानी पीने की जो सुकुमारता आई वो उसको देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। यानी हम सुनते हैं तब उसको अनुभव नहीं कर सकते, जब हम देखते हैं तभी हम उसको, उसके सौंदर्य को, उसकी विशेष क्रियाओं को देख सकते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि लेखिका को मोर की कौन सी भाव भंगिमा है वो अच्छी लगती थी। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। जो लेखिका बता रही है महादेवी वर्मा कि जिस प्रकार से मोर का विकास है हुआ था और वह देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था, वैसे है वो मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी जो लंबी धूप छाई गर्दन, मोरनी की जो गर्दन थी वह भी लंबी थी, और हवा में चंचल कलंगी, मोरनी की भी जो कलंगी थी वो हमें हवा में लहराती थी, और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंत्र गति से वह मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। और उसके जो पंखों की श्याम काली और श्वेत यानी सफ़ेद जो पत्र लेखा थी और उसकी जो मंत्र गति थी उससे भी वह मोर की उपयुक्त सहचारणी यानी साथ में रहने वाली होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। ये अपना प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि मोर और मोरनी का नामकरण किस आधार पर हुआ था। तो नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न अपना बना, मोर और मोरनी के का नामकरण किस आधार पर हुआ था। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, यानी नीलाभ यानी नीली गर्दन होती है ना उसकी, इस कारण मोर का नाम तो क्या रखा गया नीलकंठ। और उसकी जो मोरनी थी वो जैसे छाया अपने साथ रहती है ना, हम चलते हैं धूप में तो छाया हमारे साथ ही रहती है, वैसे ही जो मोर था उसके साथ में वो मोरनी साथ में रहती थी, तो इस कारण उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का क्या नामकरण हुआ, राधा। अब आपको याद हो गया ना,
मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का क्या नाम रखा गया? राधा। राधा। हाँ, तो नीलकंठ राधा। और राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह जब सब खरगोश, कबूतर आदि कोई सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की कि वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। मुझे, लेखिका कह रही है कि मुझे ये स्वयं ज्ञात नहीं है, यानी मुझे खुद को यह नहीं पता है कि जो नीलकंठ था वो जो चिड़ियाघर में सब जो निवासी रहते थे, निवासी यानी वहाँ रहने वाले लोग, जो जीव जंतु है, वो उन सभी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक कब नियुक्त हो गया मुझे नहीं पता। यानी सब जो और जीव जंतु वहाँ रहते थे ना, उनमें सबका वो सेनापति हो गए, यानी सबकी जो देखभाल करना, उन्हें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, उनकी रक्षा करना, इस प्रकार से वो सेनापति बन गया। जैसे एक सेना होती है, उसमें बहुत सारे सैनिक रहते हैं, और उनका कमांडर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेनापति। तो सेनापति क्या होता है? अपनी सेना को जो आदेश देता है वो उसकी पालना करते हैं, उनका सब कुछ ध्यान रखता है। तो वैसे ही जो नीलकंठ था वो सभी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना को एकत्र कर वहां उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। नीलकंठ क्या करता? जब सुबह होती तो सब जीव जंतुओं को वह इकट्ठा कर लेता, जो सब खरगोश थे, कबूतर थे, इन सबको इकट्ठा कर लेता है। यानी एक जैसे सेनापति होता है वो अपनी सेना को इकट्ठा करता है, वैसे ही नीलकंठ एक सेनापति की भांति उन सब खरगोश और कबूतरों को इकट्ठा कर लेता, एकत्र कर लेता, और उस ओर ले जाता जहां पर दाना दिया जाता है। यानी दाना चुगते हैं ना, पक्षी होते हैं वो, तो वहां ले जाता उनको जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। और वो सब पक्षी है वो दाना चुगते, और वो चारों तरफ घूमता जैसे मानो वह सबकी रखवाली कर रहा है। किसी ने कुछ गड़बड़ की कि वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। किसी ने भी दाना चुगते चुगते, अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की है, एक दूसरे को, पक्षी क्या होते हैं, दाना चुगते हैं तब उनको ऐसे लगता है कि दूसरा मेरा खा रहा है, तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। आप भी देखते हो ना, चिड़िया होती है वो आपस में लड़ती है, कबूतर होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। तो जब उसको नीलकंठ को ऐसा लगता कि ये किसी प्रकार की गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके जो तीखे चंचू थे उसे वह प्रहार करने लगता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आत्रकंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संघन पंखों में छुआ छुअल सा खेलते रहते थे। खरगोश के जो छोटे बच्चों को वह क्या करता? वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। जब खरगोश होते तो, और उनके छोटे छोटे बच्चे होते ना, और ऐसे लगता है कि ये बदमाशी कर रहे हैं या बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो क्या करता? जो मोर की चोंच होती है ना, उससे वो पकड़ लेता और उसको ऊपर उठा लेता, और जब तक वह ऐसे चिल्लाने नहीं लगे तब तक उनको अधर में लटकाए रखता। कि अधर में लटकाने यानी अपनी चोंच में ही उनको पकड़े रहता। और कभी कभी क्या होता कि जो नीलकंठ की जो पैनी चोंच थी उससे उन खरगोशों का बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता। कर्ण वेद संस्कार किसे कहते हैं? कान छिदवाने का। जैसे हम कान छिदवाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? कर्ण भेद संस्कार। कर्ण यानी कान, तो कान का भेदन संस्कार हो जाता था। यानी उसकी चोंच थी वो पैनी थी, खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे, और खरगोश है वैसे ही बहुत ही मुलायम और एक बहुत ही नाजुक सा वो पक्ष वो होता है, जीव होता है। तो वो उसको जब पकड़ता, नीलकंठ है छोटे छोटे बच्चों को जब पकड़ता
उन कभी उसकी चोंच में उसके कान आ जाते तो उस कान में उनका उसमें छेद हो जाता और इस प्रकार उसकी पैनी चोंच से खरगोश और उनके बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता। पर जब एक बार ऐसा हो जाता तो फिर वे कभी नीलकंठ को क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। यानी उनको भी पता लग गया था, खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को भी, कि किस प्रकार से नीलकंठ को गुस्सा आ जाता है, फिर वो काम वो कभी नहीं करते जिससे कि नीलकंठ है वो क्रोधित हो जाए। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जिस प्रकार से वह दंड देता था गलती करने पर, उसी प्रकार उसका जो जीव जंतु के प्रति जो प्रेम था वह भी बहुत ही असाधारण था। प्राय वो क्या करता, जब जो पक्षी होते थे, जो जीव जंतु होते थे, वह जब दाना चुगते थे तो वह अपनी मिट्टी में जो अपने पंख फैलाकर है वो बैठ जाता और सब उसकी लंबी जो पूंछ और सघन पंखों में छुआ सा खेलते रहते थे। तो वह जब अपना पंख है फैलाकर बैठ जाता था तो क्या करते थे, जो मोर होता है आप सभी जानते हो उसकी लंबी पूंछ होती है ना, तो सारे जो जीव जंतु थे उसकी जो लंबी पूंछ होती, उसके पंखों से ऐसे लगता वो जैसे छुआ छुली का खेल खेल रहे, यानी छू कर आते फिर चले जाते, छू कर आते ऐसे आते। उनको डर भी लगता था क्योंकि उसको नीलकंठ को गुस्सा आ जाता था और इस प्रकार से जब वह खुश रहता तो उसको छुआ छुली का खेल भी वो खेलते थे। हम लोग यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच में यहाँ से लेके और छुआ छुल सा खेल खेलते रहते, यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसमें चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। एक बार की स्थिति बता रही है कि एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बार एक सांप है वो जाली के भीतर पहुंच गया, जो जाली घर था उसके भीतर पहुंच गया। सब जो जीव जंतु थे वो भागकर इधर उधर छिप गए। जब उन्होंने देखा कि सांप आ गया है तो अपनी रक्षा के लिए वो सब इधर उधर भाग गए। लेकिन एक शिशु खरगोश यानी एक छोटा खरगोश था, तो उसने क्या किया, उसने उस छोटे खरगोश को सांप ने पकड़ लिया। तो फिर उसने पकड़ने का जब पकड़ लिया तो उसने सांप ने उसको निगलने का प्रयास किया। सांप क्या करता है, निगलता है कोई भी जो भी चीज उसे मिल जाए ना, खरगोश हो, कोई चूहा हो, तो उसे निगलता है वो। तो छोटा खरगोश था तो उसने निगलने का प्रयास किया। तो निगलने के प्रयास में क्या हुआ, सांप से उसका जो आधा शरीर था वो मुंह में दबा रखा था। जो उसका जो आधा शरीर था ना, पिछला हिस्सा, वह तो पिछला शरीर तो उसने मुंह में दबा रखा था और शेष आधा था वो बाहर था। यानी जो खरगोश था, देखो हमें चित्र में दिखाया गया है, आप चित्र में देखिए पेज नंबर 111 पे, कि किस प्रकार से सांप को पीछे से पकड़ा है। तो सांप का जो पिछला हिस्सा है, जो खरगोश को किस प्रकार से पकड़ा है, खरगोश का जो पिछला हिस्सा है वो सांप के मुंह में है और आगे के हिस्से से जिसका वो मुंह रहता है वो उसे चिल्ला रहा है। तो उसे जब सांप ने उसके पिछले शरीर को अपने मुंह में निगलने का प्रयास किया तो उसका जो आगे का शरीर था वो शेष जो आधा शरीर जो उसका बाहर था उससे ची ची का स्वर निकला और वह इतना तीव्र था, यानी इतनी तेज आवाज में था कि किसी को भी स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि किसी की जीव जंतु की आवाज आ रही है। तो नीलकंठ था उस समय कहाँ सो रहा था, झूले में सो रहा था, एक झूला था उस पर वह सो रहा था। जब वह उसके कानों में जब मंद स्वर ऐसे चींची का सुना तो वह चौकन्ना हो गया
और उसने देखा कि कोई ना कोई परेशानी है। तो उसकी जो मंद स्वर की जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी कि कोई भी जीव जंतु है वो कष्ट में है, वो समझ गया और वह तुरंत अपनी पूंछ जो पंख है वो समेटकर सर से नीचे झपट्टे से नीचे आ गया। उसको आभास हो गया कि कोई भी जीव जंतु वो खतरे में है। तो वो क्या तो सो रहा था, जब उसकी कानों में आवाज सुनी कि कोई पक्षी है, जीव जंतु है, वो चिल्ला रहा है, तो उसने अपने पूंछ को समेटा और तुरंत नीचे आ गया झूले से। और ये बात उसने किसी ने उसको जगाया थोड़ी था, उसने अपनी स्वाभाविक चेतना से ही समझ लिया था कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। फिर उसने एक आइडिया निकाला, उसके दिमाग में खुद ही आया, उसकी खुद की ये चेतना थी कि किस प्रकार से मैं इस खरगोश को है सांप के मुंह से निकालूं। फिर उसने ऐसे मन ही मन में सोचा होगा कि कि उसके सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश है ये बाहर निकल सकता है। लेकिन मैं यदि ऐसा करूँगा कि मैं इसके चोंच से, अपनी चोंच से इसके फन पर चोंच मारूंगा, तो जो खरगोश है वो भी घायल हो सकता है, क्योंकि उसने मुंह में पकड़ रखा था। तो अब वो ऐसे हो गया कि मैं क्या करूं। फिर उसने क्या किया, उसने सांप को फन के पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। फिर उसने क्या किया, नीलकंठ ने जो सांप का फन होता है ना, उसको अपने पंजों से दबा लिया, सांप के फन को अपने पंजों से दबा लिया और फिर चोंच से उतने इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। यानी चोंच से उनको इतना मारा कि जो सांप था वो अधमरा हो गया, यानी जैसे कि उसके प्राण है वो निकल गए हों, इस प्रकार से हो गया। और जैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ी, जो खरगोश का बच्चा था वो उसके सांप के मुख से बाहर निकल आया, परंतु वह एकदम से घायल सा हो गया था, इसलिए वह निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा। सांप के मुंह में वो इतनी देर रहा ना, तो इतनी देर रहने के कारण उसका जो शरीर की चेतना थी वो थोड़ी सुस्त हो गए थे, उसको थोड़ा ऐसे निश्चेष सा हो गया था। तो वह जब सांप ने की पकड़ ढीली हुई और वो उसके सांप के मुंह से जब नीचे गिर गया, तब वह वहां का वहीं पड़ा रहा। उसने कुछ भी मतलब आगे है वो नहीं किया, क्योंकि वो एक तरह से घायल हो गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। जो नीलकंठ की जो सहचारणी थी, साथ रहने वाली राधा थी, उसने देखा कि नीलकंठ है वो उसकी सहायता कर रहा है। तब उसने राधा ने उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन उसने अपने मंद स्वर में, यानी वह अपने धीरे धीरे स्वर में बोलने लग गई। तो उसे ऐसे लगा कि उसके बोलने से ऐसे लगा कि कोई असामान्य घटना हो गई है। तो असामान्य घटना जैसे चारों तरफ प्रसारित कर रही हो, वो ऐसा लग रहा था। जब वो धीरे धीरे, जब उसने देखा कि नीलकंठ है वो उसकी सांप से स्ट्रगल कर रहा है, उसको खरगोश को चढ़ाने मतलब उसे बाहर निकालने के लिए, उसके मुंह से बाहर निकालने के लिए वह प्रयत्न कर रहा है, उसने निकाल भी दिया। तो वह सोचती है कि अपना ये काम खुद कर लेगा, लेकिन उसे लगता है कि यह सूचना सब और प्रसारित कर दी जानी चाहिए। तब वह अपनी मंद केका से स्वर में बोलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वह किसी असामान्य घटना को सब और प्रसारित करना चाहती है। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। जब वो आवाज से चिल्लाने लग गई, जब वो राधा थी, तो वहां का जो माली था वह वहां पर पहुंच गया और हम सब भी पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, जब तक वो माली पहुंचे, लेखिका पहुंची और घर के अन्य सदस्य पहुंचे, तब तक तो नीलकंठ ने क्या किया था, उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, यानी उसको अपनी चोंच से मार मार के उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब उस शिशु खरगोश के पास गया। फिर वह जो छोटा खरगोश था, छोटा शिशु यानी छोटा बालक, जो बच्चा शिशु था, उसके पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। और रात भर क्या किया, उसने अपने पंखों के नीचे उसे दबाए रखा और रात भर उसे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा,
यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय ने कि जो कार्तिकेय है ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा। कि कार्तिकेय जो ईश्वर हैं हमारे, जो गणेश जी के भाई हैं, उन्होंने अपने युद्ध वाहन के लिए, कि वो युद्ध करते थे, उसके लिए वाहन के रूप में उन्होंने मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता। इसलिए वह उस पक्षी का यानी नीलकंठ का स्वभाव देखकर है वो समझ में आ जाता था कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के रूप में उसका मयूर का क्यों चुनाव किया था। क्योंकि मयूर क्या है, सबकी रक्षा करने वाला है। हम भी देख रहे हैं नीलकंठ सबकी सहायता कर रहा है। और जब जो शिशु खरगोश है घायल हो जाता है तो रात भर है उसे अपने पंखों से उष्णता देता है। तो इस प्रकार वह जो जाली घर के जीव जंतु है वो सभी की रक्षा करता है। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आज हम अपने चैप्टर का यह इतना ही भाग पढ़ेंगे। कल हम इसका शेष भाग बचा हुआ और पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है क्या किसी को? क्या मैम आपने चैप्टर 14 का पीडीएफ नहीं भेजा? हाँ तो भेज देंगे। अभी तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करो, उसके बाद में भेजेंगे, ठीक है ना। पहले एग्जाम की तैयारी कर लो। आज एकदम 14 हो गई है, 16 को आपके एग्जाम है, उसकी एग्जाम की तैयारी करो आप, फिर भेज देंगे, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।